अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, लता और रफ़ी की जो आपस में राइवलरी थी, उस हवाले से बहुत सी बातें होती हैं। कुछ रॉयल्टी का मामला जो है वो डिस्कस किया जाता है। एक दो चीज़ें हमने इसके ऊपर रिसर्च की है, उसके हवाले से बात करेंगे। और आशा भोसले अपनी बहन के बारे में क्या कहती थी, उस पर भी बात करेंगे। फीमेल के साथ तो तनाज़ा, एक जेलसी सुनी थी, लेकिन मेल के साथ फीमेल की हो सकती है, ये एक अपनी ही कोई एग्जाम्पल है, कोई अपना ही एक मिसाल है, जिसके हवाले से बात करेंगे कि क्यों थी लता को इतनी इनसिक्योरिटी, क्यों थी रफ़ी साहब से, लता साहबा को क्यों ऐसा करती थी वो। इस वाले से भी बात करेंगे और कुछ आपको गाने बताते हैं जो कि अलग अलग डुएट्स नहीं है, अलग अलग लता साहबा ने अलग गाया पूरा का पूरा, पूरे का पूरा गाना, वही वाला गाना जो रफ़ी साहब ने गाया, उसमें कौन आगे नजर आया, इस पे भी बात करते हैं। तो अ, सन 63 1963 से लेके 1967 तक लता और रफ़ी ने आपस में दोनों ने एक साथ गाना छोड़ दिया था। और उसकी वजह यही बताई जाती है ज़ाहिरन। एक और वजह भी सामने आई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ज़ाहिरन ये वजह बताई जाती है कि जनाब रॉयल्टी का इशू था, रफ़ी साहब ने मना कर दिया था कि सिंगर जो है वो अपनी ले लेते हैं पैसे, मुआवजा ले लेते हैं, फीस ले लेते हैं गाना गाने की। अगर वो फिल्म हिट हो गई, वो गाना हिट हो गया, तो प्रोड्यूसर की एक वो प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है, उस हम तो ले चुके हैं अपनी वो। हाँ, अगर रॉयल्टी लेने के ऊपर उनकी दलील ये थी, ना लेने के ऊपर, कि अगर जो फिल्म फ्लॉप हो जाती है या गाना पब्लिक के अंदर वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता, तो फिर इसका नुकसान कौन बर्दाश्त करे। इस उस नुकसान में भी तो फिर हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, फीस वापस करनी चाहिए या कुछ। तो इस वजह से वो अपने उसके ऊपर थे। लेकिन बताया ये जाता है कि लता साहिबा ने इस चीज़ को काफ़ी माइंड किया, क्योंकि लता साहिबा ने बहुत बाद में बताया भी था कि किशोर साहब और मुकेश साहब सब ले रहे थे रॉयल्टी, हम तो ले रहे थे। तो उन्होंने कहा था रफ़ी साहब ने कि उस महारानी से कहो, तो हाँ मैं हूँ महारानी। ये लता साहिबा ने ये इंटरव्यू पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ महारानी, मैंने उन्हें बताया कि मैं हूँ महारानी। मतलब है कि ये उनके इंतकाल के बाद भी गुस्सा जो था वो कम नहीं हुआ। लेकिन ये कोई ख़ास वजह नहीं बताई जाती, जो बताने वाले हैं कि कोई इतनी बड़ी वजह नहीं थी। क्योंकि एक बंदा अपनी राय रखता है, उस राय के ऊपर आप उसको ना तो मजबूर कर सकते हैं, ना उसके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं। उनकी अगर राय थी कि मैंने रॉयल्टी नहीं लेनी, तो इसके ऊपर ये ज़रूर माइंड ज़रूर कर सकता है, चलें बैक ऑफ द माइंड में कहीं पे चल कि मैंने एक मशवरा दिया, मैंने एक बात उनसे की, लेकिन उन्होंने मानी नहीं। लेकिन उसको आप बुनियाद बना के कोई इतनी लंबी दुश्मनी लेके नहीं चल सकते कि आप उनके साथ 3-4 साल तक गाना ना गाएं। तो इस हवाले से काफ़ी सारी बातें होती हैं। अ, उषा टिमोथी एक प्लेबैक सिंगर जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ काफ़ी गाने गाए, और ख़ास तौर पे उस ज़माने में गाए जिस ज़माने में सुमन कल्याणपुर ने भी गाए, उसके हवाले से भी बताएंगे आपको। लेकिन उस ज़माने में गाए जिस ज़माने में रफ़ी साहब के साथ लता साहिबा गाना नहीं गा रही थी, या उनके साथ वो इवन टॉकिंग टर्म में भी नहीं थी, बोलती भी नहीं थी उनके साथ। तो उस ज़माने में गाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, कि जो ये वजह समझ आती है कि रॉयल्टी की वजह थी, ये मुझे भी समझ आती है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं थी। उसके साथ उन्होंने बताया कि उसकी वजह एक और ये भी थी कि जनाब रफ़ी साहब ने जो नई नई सिंगर्स थी उनके साथ गाने गाने शुरू कर दिए थे, उनके साथ वो ड्यूट्स भी गाते थे। तो लता को इस चीज़ के ऊपर गुस्सा था कि मुझे छोड़ के, क्योंकि लता ने जितने करियर्स ख़राब किए, आने वाले अपने बाद आने वालों के, वो सबके सामने आए। जितने वो फड्डे करती थी, लड़ाइयाँ करती थी, वो भी सबके सामने आए। उनका फ़न अपनी जगह पे, उनके अंदर जो एक क्वालिटी थी वो अपनी जगह पे, जो उनकी आवाज़ सुरीली थी वो अपनी जगह पे, लेकिन ये वो करती थी। तो उन्होंने बताया कि 1962, अब नाज़रीन ये देखिएगा कि 63 में लड़ाई होती है, 62 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने हमालिया की गोद में एक गाना जो था वो ड्यूट गाया, किसके साथ, रफ़ी साहब के साथ। तो उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं 13 साल की से, बल्कि उससे पहले मैं एक भजन 2-3 गाए, वो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आए, वो इतने पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन हमालिया की गोद में रात समथिंग उसका था, ठहरी पत्नी क्या। तो उसके म्यूजिशियन ने कहा कि तुम्हारे सामने शेर आएगा, शेर, लॉयन।
और तुमने उनको कम्पीट करना है, यानी कि रफ़ी साहब होंगे। तो एक किस्म का उनका पहला बाकायदा प्ले बैक सिंगिंग में, यानी फिल्म के लिए पहला गाना था। तो उन्होंने कहा जी मैं, ये शेर मेरा अपना है, मैं मुख्तलिफ स्टेज उस पर कर चुकी हूँ, सारा कुछ प्ले कर इनके साथ मैं गा चुकी हूँ। लेकिन ये बात उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि जिस वक्त रफ़ी साहब माइक के सामने आए और मैं भी सामने थी तो मैं कंफ्यूज हो गई। रफ़ी साहब ने इस चीज़ को महसूस किया और उन्होंने उनके सिर को थपका कि तुम कहो, तुम बहुत अच्छा गाती हो, मतलब उन्होंने हौसला दिया उसको। तो रफ़ी साहब के इसी किस्म के काफ़ी सारे उनके जो किस्से हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन आपको बताएंगे। लेकिन हम ज़रा आते हैं आशा भोसले उसके ऊपर। आशा भोसले ने बताया कि मेरी टांगें बहुत खींची गई, मुझे कोई हौसला देने वाला नहीं होता था, मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता था। किसी फिल्म में एक गाना मिलता था और यही कह दिया जाता था कि ये इसकी बड़ी बहन है, वो अच्छा गाती है, ये पता नहीं कैसे गाएगी। तो मेरी टांगें खींची जाती थी और मुझसे गाने छीने जाते थे। अब छीने किस तरह जाते थे, उनका इशारा अपनी बहन की तरफ था कि वो पीछे होती थी। आप सोचें कि अपनी बहन के साथ अगर वो ये कर सकती है तो किस रफ़ी साहब के साथ उन्होंने क्या नहीं किया होगा। लेकिन उन्होंने बताया कि फिर एक गाना भी अगर मेरा फिल्म में होता था तो जैसे पर्दे में रहने दो, दम भरो दम, झुमका गिरा, वो गाना पॉपुलर हो जाता था, वो हिट हो जाता था। तो ये होता था। तो फिल्म के हवाले से अगर हम बात करें, गाने तो बहुत ज़्यादा हैं जो अलग अलग गाए हैं लता और रफ़ी ने, सेम गाने। हम कुछ गाने आपको बताते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि सबसे पहले वैसे तो मैंने देखा ना कि जिस तरह वो गाना है तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, उसमें रफ़ी साहब का पहले है, तो स्टोरी के हिसाब से फीमेल का जो बाद में लता का, तो उसमें स्टोरी समझ आती है कि पहले रफ़ी साहब ने गाया है कि शायद ज़्यादा लोग उसको पसंद कर गए, ज़्यादा अच्छी तरीके से गाया। बाद वाले के पास भी तो मौका होता है ना, वो भी। फिर इसी तरह तेरा होगा मुझ पे, वो उसको देख लें, या तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा है। लेकिन जो अभी मैं आपको गाना बताता हूँ, फिल्म है भीगी रात और फिल्म के गाने के बोल हैं, दिल जो ना कह सका वही राज़े दिल कहने की रात आई है। अब ये गाना मीना कुमारी ने, यानी फीमेल वर्जन लता ने पहले गाया है, रफ़ी साहब ने बाद में गाया है, जो उसके हीरो के ऊपर पिक्चराइज हुआ है। लेकिन इसके अंदर भी जो इम्पैक्ट है वो वहाँ पे रफ़ी साहब लीड करते हुए नजर आते हैं, फॉलो करते नहीं, इन द सेंस कि आपने पहले गाया कोई भी गाना मेल वर्जन, बाद में फीमेल है, तो फॉलो नजर आएगा बाद में उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए फिल्म की कहानी के लिहाज से। लेकिन ये जो गाना है, अब जहाँ दिल जो ना कह सका, नगमा सा कोई जाग उठा, अब ये देखें इस पिच में हाई पिच भी है ये गाना, ये वाले बोल जो है नगमा सा कोई, और इसके अंदर जज्बात भी हैं, इसके अंदर कंट्रोल भी है। क्योंकि जब आप कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, हो सकता है आप जज्बात ना डाल सकें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये पॉइंट क्यों उठा रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। जरा पहले ये सुनिएगा जरा बोल इसका। नाज़रीन, आपने सुना, इसके मौसीकार जो है वो रोशन साहब है। सागर उठाया दिल का किसका गम है, इसको किस तरीके से उन्होंने अदा किया है और माहौल जो बनता है, मैं क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा लंबा आपको सुना नहीं सकता, आप खुद सोचें तो आपके ऊपर जो कैफियत होती है वो किस पिच के साथ है, और उसके अंदर भी जज्बात है, इसके अंदर भी कि महबूब धोखा दे गया, वट जो भी है। तो ये सुनिएगा ज़रा। अब जो 2 साल पहले गाना आया रफ़ी साहब का, उसके 4.9 मिलियन व्यूज़ हैं, और जो 17 साल या 15 साल या 14 साल पुराना यूट्यूब पे चढ़ा हुआ है उसके 5 मिलियन है। यानी 4.9 मिलियन 2 साल में और 5 मिलियन 14-15 साल में। अब यहाँ से पता चलता है कि किसका गाना आगे, पब्लिक किसको देखती है, किसको सुनना चाहती है। ये जो गाना अब मीना कुमारी ने पहले गाया, नगमा सा कोई, वही वाले सेम जो बोल हैं वो लता साहबा ने किस तरह अदा किए, देखिएगा जरा। फिर आगे जाके कहती हैं कि प्यार की इन्हीं धड़कती फिजाओं में रहने की रात आई है। अब यहाँ पे रफ़ी साहब की आवाज़ की पिच हाई, मगर जज्बात शामिल हैं बीच में, उसके अंदर इमोशंस हैं, आप देख सकते हैं।
अब ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूटी के हिसाब से देखा जाए वो उतना गुस्सा नहीं पाया जाता, क्योंकि ये तो प्यार और मोहब्बत के साथ है, तो इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जा सकता है। लेकिन सुनिएगा जरा ये बोल। और गाना जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए, लक्ष्मीकांत साहब इसके म्यूजिशियन। फिल्म थी तकदीर, और इसमें जो अदायगी है, जो मैं आपको बोल सुनाने लगा हूँ, उसके अंदर आप देखिएगा कि जज्बात की इंतहा है उनकी आवाज़ के अंदर, रफ़ी साहब की। देखिएगा, सुनिएगा ज़रा। या देखे गम के साए मुझे तुम याद आए। अब देखें, इसमें जब उन्होंने कहा या देखे गम के साए, इसके अंदर कंट्रोल भी है आवाज़ पे, और उसके अंदर जज्बात भी हैं। जज्बात यानी कि गम का जज्बा या जो भी दुख का है, वो बड़े अहसन तरीके से कन्वे किया है रफ़ी साहब ने। लता साहिबा का यही वाला गाना जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए मुझे तुम याद आए, इसके अंदर आवाज़ की पिच आपको हाई नज़र आती है। इसके अंदर जैसे जैसे लता साहिबा की आवाज़ हाई होती थी, उनकी आवाज़ बारीक हो जाती थी। जब बारीक होती थी तो उसके अंदर इमोशन डाला ही नहीं जा सकता। आप आवाज़ को सुरीला कह सकते हैं, आप उसकी टेक्निकलिटीज़ की तारीफ कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी आवाज़ के गले को इस्तेमाल किया, लय ऊंची कर ली, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो एक, क्योंकि जब आप कंट्रोल से बाहर होंगे तो उस वक्त आपने सिर्फ अपनी टेक्निकलिटीज़ का ख्याल रखना है, या उसको उसके अंदर जज्बात नहीं है। लता साहिबा की आवाज़ के साथ मसला था कि जब वो ऊंची लेवल चली जाती थी, वो जज्बात ख़त्म होके वो बारीक आवाज़ आपके कानों में आती थी। हो सकता है, मुमकिन है, कोई टेक्निकलिटी से। तो जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए मुझे तुम याद है, सुनिएगा जरा। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुना। इसमें एक जगह नाज़रीन 1967 में एक फिल्म आई थी राज, राजेश खन्ना साहब की, उसका गाना अकेले हैं चले आओ कहाँ हो, बहुत ही मुश्किल गाना है। उसको भी लता साहिबा ने भी गाया, रफ़ी साहब ने भी गाया। जब राजेश खन्ना के ऊपर ये गाना है, उसका माहौल बड़ा अच्छा है, पिक्चराइजेशन मुझे इसकी बड़ी अच्छी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ गाने ऐसे हैं जिसकी पिक्चराइजेशन अच्छी नहीं है, आपको टेप में मज़ा करते हैं, लेकिन ये गाना स्क्रीन के ऊपर भी आपको अच्छा लगता है सुनने में। माहौल बड़ा ज़बरदस्त है, सिनेमाटोग्राफी अच्छी, कैमरा वर्क बहुत अच्छा है उसका, उसकी लोकेशन उसको सूट कर रही है, बादल बादल ये वो सारा कुछ। तो तुम्हें हम ढूंढते हैं उन्हें दिल ढूंढता है, किस तरीके से रफ़ी साहब ने इसको अदा किया है, सुनिएगा जरा। हम ढूंढते हैं हमें दिल ढूंढता है। आगे जाके रफ़ी साहब कहते हैं न जीते हैं न मरते बताओ क्या करें हम। इसके अंदर भी कौन सा ऐसा दुख, जज्बा, उसके अंदर एक दुख कह लें या गुस्सा कह लें या बताओ क्या करें, पछतावा कह लें, जो भी, वो रफ़ी साहब ने जो अदायगी की है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कर सकता है। सुनिएगा जरा। जीते हैं न मरते बताओ क्या करें हम। लता साहिबा जब ये गाना गाती हैं अकेले हैं, ये मौसम ये नज़ारे, उसमें आप ज़रा सुने पहले, फिर मैं आप ज़रा इस पर बात करता हूँ। नज़ारे के ऊपर लता साहिबा का वो जज्बात और वो जो कम है। आगे इसी गाने में जाके कहते हैं मुझे उम्मीद है तुम्हें पाके रहेंगे, ये सुनिएगा। इसके अंदर भी मुझे उम्मीद है तुम्हें पाके रहेंगे, टेक्निकलिटीज़ लता साहिबा की बड़ी, कंट्रोल, आवाज़, गले का इस्तेमाल बड़ा अच्छा, लेकिन उसके अंदर भी आपको जज्बा जो है कम नज़र आता है, इमोशन उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू रफ़ी साहब कम नज़र आता है। सुनिएगा ज़रा। नाज़रीन, रात के अंधेरे में एक फिल्म आई थी, उसमें भी गाना था जो दोनों ने गाया, अगर बेवफा तुझको पहचान जाते खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते। उसमें भी एक जगह जहाँ रफ़ी साहब कहते हैं दिल को लगाने की जुर्रत न करते, उसके अंदर भी आप उनकी आवाज़ देखें कितनी कंट्रोल पे है, उसके अंदर कितने इमोशंस हैं, उसको आप खुद फील करेंगे। देखिएगा ज़रा। जो लता साहिबा ने गाया उसमें, इसमें रफ़ी साहब कहते हैं
अगर बेवफा तुझको पहचान जा। अब ये जो लता साहब है ना, उन्होंने अगर कोई खींच दिया बोल रहा अगर बे, अब मतलब है क्योंकि रफ़ी साहब एक टोन सेट कर चुके हैं, उस गाने से निकलना, रफ़ी साहब जैसे गुलकार ने जो एक टोन सेट कर दी है फिल्म के हवाले से भी, उससे निकलना, उसके ऊपर कोई तजर्बा करना मौसीकार के पॉइंट ऑफ व्यू से या सिंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कोई इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता। आप देखें कि इसमें जिस वक्त वो अगर बेवफा वाला, पहले अगर मैं रफ़ी साहब वाला पहला जुमला सुना दूं आपको, अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, देखिएगा। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते। अब ये सिंपल है, अगर बेवफा तुझको पहचान जाते। लता साहब क्या करें, अगर बेवफा सुनिएगा जरा। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत। नाज़रीन, आज एक फिल्म आई थी जंगली, उसमें सायरा बानो साहबा हीरोइन थी और शम्मी कपूर साहब हीरोइन थे और हीरो थे। शम्मी कपूर जहां हो और वहां रफ़ी साहब की आवाज़ ना हो, ये कैसे हो सकता है? और फिर ये दोनों जब मिलें और फिर वो गाना पॉपुलर ना हो, ये भी कैसे हो सकता है? तो एक गाना था, एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है, वो शंकर जयकिशन उसके मौसीकार थे। और उसमें उस गाने के अंदर एक बोल आता है जहां वो कहते हैं कि चाहे मिटा दो, चाहे बना दो, चाहे मिटा दो, मर भी गए तो। ये इस इसको जिस तरीके से रफ़ी साहब ने अदा किया है, वो उनका कमाल है। आवाज़ की पिच भी हाई है और टेक्निकलिटीज़ भी, राग भी पक्के हैं, उसके अंदर जो जज्बा और जो एक इमोशन डाला है, वो रफ़ी साहब का ही कमाल है। सुनिएगा ज़रा। चाहे बना दो, चाहे मिटा दो। यही वाले सेम बोल, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, लता साहिबा ने किस तरह अदा किए हैं। वो आवाज़ पिच तो बड़ी आसानी से ऊपर ले जाती थी, लेकिन उनकी आवाज़ जिस तरह मैंने बताया फिर मज़ीद बारीक हो जाती थी, और फिर वो उसके अंदर कंट्रोल शायद उस तरह का नहीं था कि उसके अंदर कोई जज्बा शज्बा ऐड किया जा सके, कोई इमोशन, कोई दुख, कोई गम, वो एक ही जैसी थी। तो वो सुनिएगा ज़रा। तो नाज़रीन, ये कुछ हमने आपके लिए गाने सेलेक्ट किए थे, और भी बहुत ज़्यादा हैं, तो किस वक्त हमें मौका मिला तो हम बाकी भी सुनाएंगे अपना। और ये वो वजह थी शायद कि आप अगर रफ़ी साहब और लता के जो मैंने आपको गाने 6 सुनाए हैं, इसमें आप जो लता का साहिबा के 17 14 साल पहले अपलोड हुए हैं, तो उसके अगर 5 मिलियन 4 मिलियन व्यूज़ हैं, तो रफ़ी साहब के पिछले 4 साल के अंदर वो 8 मिलियन तक भी पहुँच गए हैं। हर गाने के अंदर आपको रफ़ी साहब के व्यूज़ ज़्यादा नज़र आएंगे। ये सीन इज़ बिलीविंग, आप देख सकते हैं, आप उसको खुद महसूस कर सकते हैं। और यही शायद वजह थी कि मैंने जैसा बताया ना कि मेल का मेल के साथ कोई जेलसी हो सकती है, फीमेल की फीमेल के साथ हो सकती है। लता साहिबा ने, और भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें विद प्रूफ आपके सामने रखूँगा कि वो उनसे बहुत ज़्यादा जेलस थी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लेते हैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।